हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट से थोड़ा आ जाने देते हैं बाकी लोगों को भी, एंड देन वी विल स्टार्ट। हम्म। ओके ओके। तो चलिए फिर शुरू कर रहे हैं हम आज अपने टॉपिक को। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज सीक्वेंस इन सीरीज 11th क्लास का, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। जेई मेंस के लिए भी ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जेई एडवांस में भी रेगुलर बेसिस पर सीक्वेंस इन सीरीज से सवाल आते रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम तीन चीजें पढ़ रहे होते हैं। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन तीनों प्रोग्रेशंस को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, एंड सम स्पेशल सीरीज उनके समेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, एंड वही सारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो सबसे पहले कि व्हाट इज द सीक्वेंस, यहां पर बात करते हैं कि सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस, अब इस नाम से ही थोड़ा सा एक बात पता चल रही है हमें कि सीक्वेंस का मतलब कोई चीज अरेंज्ड है, किसी मैनर में एक प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड की गई है। आई थिंक दैट इज सीक्वेंस, है ना। इन मैथमेटिक्स अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ नंबर्स फॉलोड बाय सम रूल और लॉ। कोई रूल फॉलो हो रहा हो, उस हिसाब से ऑर्डर्ड लिस्ट बना दी गई हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस। ईच नंबर इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ टर्म। कि भाई जो सीक्वेंस है उसका जो हर टर्म मतलब हर नंबर है, जो ऑब्जेक्ट रखा गया है हमारा, उसे हम एक टर्म बोल रहे होते हैं। ठीक है। रियल सीक्वेंस क्या होता है? अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ रियल सीक्वेंस इफ इट्स ऑल टर्म्स आर रियल नंबर्स। अगर भाई सारे के सारे जो टर्म्स हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं यहां बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहां कोई भी नंबर ले लिया, 3, 5, 2, 7, 6, 8, कुछ भी इस तरीके के मैंने नंबर ले लिए। ठीक है। अब इनमें क्या पैटर्न बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट दिस इज अ सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स को, रियल नंबर्स को एक टर्म के थ्रू यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, है ना, ऐसे करके। तो हमारे टर्म कहाँ से शुरू होंगे? 1 से ही शुरू होंगे। ठीक है। तो ये चीज हो गई कि सीक्वेंस क्या होता है। बेसिकली कोई भी चीज अगर आप अरेंज कर रहे हैं, सपोज आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई, A B C D E, है ना, ये भी एक वन ऑफ द सीक्वेंस हो गया। ठीक है। तो ये हमारी सीक्वेंस की कहानी है। अब बेटा सीक्वेंस की बात करें और थोड़ा सा सीक्वेंस में चलते हैं। सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट सीक्वेंस इफ इट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। सीधी सी बात है, इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है कि भाई जिस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ताली मार बाग। ओके, चलो भाई, आ रहे हैं धीरे धीरे बच्चे। तो यहाँ पे फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस से सिंपल कि जहां पे हमारे नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं। कालका जी, यस। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं ए एन। ए एन को क्या डिफाइन किया गया है? ए एन को डिफाइन ये किया गया है कि 1 इफ एन इज इवन। अगर एन जो है वो इवन होगा तो 1 होगा, अगर एन जो है ऑड होगा तो -1 यूज करेंगे, और एन की वैल्यू 1 से 100 लेनी है। इसका मतलब A1, A2, A3,
से लेकर A100, आप ऐसे ही लिखोगे सीक्वेंस को। ठीक है जी, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, जस्ट वी आर डिफाइनिंग अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, बेसिक सी बात अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। A1 कौन से नंबर का टर्म है कि सिर्फ फर्स्ट नंबर है, दैट इज ऑड। ऑड है तो -1 शुरू होगा, दैट विल बी द -1 फिर 1। इवन वाले को 1 लेना है, ऑड वाले को माइनस लेना है। तो ये भाई ये चीज यहां पर कुछ इस तरीके से डिफाइन कर दी गई, एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया, दैट इज फाइनाइट। यहां पे बोल रहे हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और bn मतलब एक सीक्वेंस का ये जनरल फॉर्म हो गया, सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हो गया। तो यहां पर आ जाएगा B1, B2, B3, राइट। ऐसे करके हम डिफाइन कर रहे हैं इनको। तो B1 क्या आएगा, तो B1 यहाँ पे बोला हुआ है कि n की जगह 1 रख दो। अगर आप n की जगह 1 रखोगे तो यू विल गेट 3 और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। 3/5 माइनस का 3/5 आएगा B1। ओके, B2 क्या आएगा, 2 रखेंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 2 रख रहे हो, 4 और 3 7 7 आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से एक सीक्वेंस चल रहा होगा। फिर -3 रखेंगे तो ऊपर 7 आ जाएगा, है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। ऐसे करके एक सीक्वेंस चल रहा है, दैट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में भी हम समझ गए हैं। नंबर्स कुछ पैटर्न में लिखे हुए हैं तो उन्हें हम एक सीक्वेंस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, an इज अ फाइनाइट सीक्वेंस वेयर bn इज अ इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है बच्चों, सीक्वेंस क्या होता है, ये दिस इज द सीक्वेंस। इसके बाद चलते हैं नाउ, यहां पे कुछ ऐसे सीक्वेंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अ रिकरेंस ऑफ रिलेशन इज एन इक्वेशन दैट recursively defines a sequence that gives the next term as a function of previous term। कि भाई जो अगला टर्म है वो पीछे के टर्म्स का फंक्शन हो जाता है। देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा an+2 जो है इट इज डिफाइंड an+1 प्लस an। ये लो भाई, तो जो अगला टर्म है वो पीछे के टर्म्स पर टोटली डिपेंड होकर चल रहा है, और इसने a1 a2 a1 और a2 दोनों को ही 1 बोल दिया है। तो अगर दोनों को 1 बोल दिया है तो अब बताओ तुम्हारा A3 क्या होगा, कि सर इसका मतलब पहला टर्म 1 हो गया, दूसरा टर्म भी 1 हो गया, तो तीसरा टर्म तो इन दोनों का समेशन मतलब 2 हो जाएगा। अगला क्या आएगा, 2 + 1 3 आएगा। अगला क्या आएगा, 3 + 2 5 आएगा। अगला क्या आएगा, 5 + 3 8 आएगा। और ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके का चल रहा होगा, दैट इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ सीक्वेंस देखने को आपको मिल जाते हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं कि हमारे चैप्टर का मेन इंपोर्टेंट हिस्सा, एंड दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगला हिस्सा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ व्हाट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और कैसे ये कौन से टाइप का सीक्वेंस है, क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज कॉल्ड एपी, जो कि आप लोगों ने बच्चों 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा होगा, है ना। 10th क्लास में आपने ये वाली चीजें पढ़ी होंगी कि व्हाट इज द एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके जो टर्म्स हैं, सपोज A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, इनको हम इनको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब बोलेंगे, आर इन एपी, आर इन एपी इफ इफ कंडीशन लगा दी भाई, है ना। क्या कंडीशन लगा दी कि A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के बराबर होगा, A4 माइनस A3 के बराबर होगा, AN -1 माइनस, ऐसे नहीं, यहां पे लास्ट में ले लेते हैं हम, इट इज इक्वल्स टू AN माइनस AN-1, AN-1 एंड दिस इज इक्वल्स टू D। तो भाई ये क्या लिखा है, इसको हम ऐसे बोल रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस सपोज D है, इन दोनों का डिफरेंस भी D है, इन दोनों का डिफरेंस भी D है। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे कि अगर किसी सीक्वेंस में दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आता है ना, चाहे 1 और 2 में ले लो, 2 और 3 में ले लो, 3 4, या फिर लास्ट में an-1 an में ले लो। अगर
जब भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आएगा दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. हम इसको कॉमन डिफरेंस नाम देते हैं. ठीक है जी, कि हाँ सर बिल्कुल कॉमन डिफरेंस ये हो गया, डी हो गया. सो A1 A2 A3 AN आर इन AP. ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP में होगा. कोई भी टर्म AP में होगा तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा होगा. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम और लिखते हैं यहां पर कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 2 3 4 राइट. ये देखो, या फिर मैं ऐसे ले लूं और मैं यहां पे आ जाएगा 2 4 6 8 10. दो दो का गैप हो रहा है यहां पर. और ऐसा भी हो सकता है √2. ठीक है, 2√2 3√2 4√2 है ना. इनके बीच में एक फिक्स गैप हो रहा है यहां पर. तो बेटा यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे सीक्वेंसेस इनके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हर बार सेम आ रहा है. या फिर ऐसे बोल दो कि हर बार कोई नंबर ऐड हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है. देखो 1 में 1 ऐड हुआ, 2 में भी 1 ऐड हुआ, 3 में 1 ऐड हुआ, तो अगला टर्म बनता चला जा रहा है. यहाँ पे 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ. तो एपी का मतलब है कोई फिक्स टर्म ऐड होता जा रहा है या सब्ट्रैक्ट होता जा रहा होता है. ठीक है, तो अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं, है ना, जनरल फॉर्म की बात करूं ऑफ एपी. जनरल फॉर्म क्या होगी भाई एपी की? कि जनरल फॉर्म तो कुछ ऐसी दिख रही होगी बेटा. पहला टर्म सपोज ए है, फर्स्ट टर्म इज ए, तो अगला टर्म ए प्लस डी होगा, है ना, कॉमन डिफरेंस. अगला टर्म ए प्लस 2 डी होगा, अगला टर्म ए प्लस 3 डी होगा, अगला टर्म ए प्लस 4 डी जैसा नजर आ रहा होगा. और इसी सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है वो n-1 इंटू डी नजर आ रहा होगा. देखो तो भाई ये वाली चीज यहां पर आपको समझ में आ गई होगी कि थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो nth टर्म होगा उसमें n-1 डी ऐड हुए होंगे. तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है Tn, दैट इज जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, है ना. nth टर्म ऑफ द AP विल बी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी. बेटा इस पूरे चैप्टर में द मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्सा ये है. ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. इसी जनरल टर्म को बार बार हम यूज करेंगे और इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. इवन दैट जेईई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी, उनमें भी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. व्हाट इज द Tn? दिस इज nth टर्म. कौन सा है ये? nth टर्म है. ए क्या है? ये हमारा फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है हमारा. ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, है ना, कौन से नंबर का टर्म है. एंड डी क्या है? दैट इज कॉमन डिफरेंस. दैट इज कॉमन डिफरेंस. ओके, तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स एन हो गया. 1 2 3 4, देयर आर 4 आइटम्स, है ना, ये 4 आइटम. अब जो भी सवाल बनेगा, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेगा, वो इन 4 में से कोई 3 चीजें गिवन होंगी और एक चीज गायब होगी. हो सकता है वो आपसे nth टर्म पूछ ले, बाकी चीजें दे दे. हो सकता है वो आपसे फर्स्ट टर्म पूछ ले, बाकी n टर्म दे दे, Tn दे दे, लास्ट टर्म दे दे, है ना, nth नंबर का टर्म भी दे दे. हो सकता है फर्स्ट टर्म nth टर्म दे दे, डी पूछ ले आपसे, राइट. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास इतने 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 चीजें गिवन है, एक पूछेगा, या फिर 2 चीजें गिवन करेगा. लेकिन 2 चीजें 2 बार में, मतलब 2 इक्वेशंस में गिवन करेगा, है ना, 2 इक्वेशंस और 2 चीजें होंगी. और वहां से आप उनको आपस में सॉल्व करके, दोनों में से आपस में सॉल्व करके बाकी जो 2 बचे उनको निकाल सकते हो, उनकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है जी, ये एपी का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पार्ट है कि व्हाट इज द एपी, है ना. अब बात करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जो मजेदार हिस्सा है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी का, उस मजेदार वाले पार्ट को भी हम समझ लेते हैं. ठीक है, मजेदार वाला पार्ट क्या क्या है, लेट्स सी. हमने यहाँ पे nth टर्म डिफाइन किया, अभी हमने nth टर्म डिफाइन किया कि Tn, और इसको L भी बोलते हैं. दिस इज लास्ट टर्म. सीक्वेंस का nth टर्म मतलब सीक्वेंस का ये लास्ट टर्म भी है. तो बेटा कॉमन डिफरेंस को हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एक टर्म ले लो, nth नंबर का टर्म ले लो, उससे जस्ट पहले वाले नंबर का टर्म जो है वो घटा दो,
और इन दो टर्म्स का डिफरेंस ही तो कॉमन डिफरेंस डी होगा, सही है। और अगर मान लो nth टर्म फ्रॉम एंड निकालना है, आप पीछे वाली साइड से nth टर्म पर आना चाहते हो, ठीक है, तो पहले तो L क्या हो जाएगा, L विल बी फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म जो आपको पता है उसे आप फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लो, ठीक है जी, लास्ट टर्म को आप फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लो, और कॉमन डिफरेंस जो डी था जो आगे बढ़ रहा था उसे माइनस डी कर दो, पीछे से घटा दो, ठीक है जी। तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे टी एंड निकाल लेंगे फ्रॉम दी एंड, ठीक है, एंड वाली साइड से हम निकाल सकते हैं। क्या करना है वापस से बता रहा हूं, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म एज्यूम करना है, कॉमन डिफरेंस अगर पॉजिटिव में था तो उसे माइनस में कर, अगर पहले ही कॉमन डिफरेंस माइनस में होगा तो उसे पीछे से प्लस में कर देंगे, बस इतना सा अंदर, ओके। ये रहे फॉर्मूले। एंड नाउ आगे और भी प्रॉपर्टी देखते हैं कि डी क्या क्या हो सकता है, इसे डी पॉजिटिव हो सकता है, डी नेगेटिव हो सकता है, एंड सर डी जीरो भी हो सकता है, द सीक्वेंस इज कांस्टेंट, कि कॉमन डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो जो हमारा एपी का सीक्वेंस है वो टू 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 कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो डी भैया कुछ भी हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। अब भाई जब हमारे पास ये चीजें आ गई तो और भी कुछ चीजें हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब तो यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, देन इट विल बी मच बेटर। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, टर्म्स ऑफ एपी। अब बेटा कैसे आएगा इसका समेशन वो देख लेते हैं, हालांकि कई लोग फॉर्मूला रटा हुआ होता है दिमाग में, बट एक बार देख लो जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मान लीजिए मैंने एस एन बोल दिया, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है ना, एस एन क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म इज ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस टू डी, अगला टर्म ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी, अगला टर्म हमारे पास ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं, एंड द लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, मैंने इसी सेम सीक्वेंस को एस एन को वापस से रिप्रेजेंट किया। नाउ वापस से रिप्रेजेंट किया तो यहां पर क्या आ रहा है इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है। तो यहां पर हमने एस एन लास्ट टर्म वाला पहले लिखा, मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैंने पहले लिखा, प्लस ए प्लस एन माइनस वन है तो पीछे कम करता जा रहा हूं, टू इंटू डी, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, है ना ऐसे, और लास्ट टर्म इज ए, क्योंकि सीक्वेंस को पलट के लिख दिया मैंने। अब जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो क्या मुझे प्राप्त होगा, लेट अस सी। देखिए बेटा 2SN मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर। अब ये फर्स्ट और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे कि सर ये बनाएंगे 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी, ये बनेगा। अब जब इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, यहां पे फिर से मुझे दिख रहा है 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओ हो, ये तो कुछ मजेदार सा ही दिखने लग गया, है ना। ये जोड़ रहा हूं तो ये फिर से 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, गजब हो गया सब, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो अ 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखे बेटा, इसका मतलब यहां से आप एक चीज दिमाग में बिठा सकते हो, और वो क्या, कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो समेशन है, फर्स्ट प्लस लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, सर बराबर होता है, इनका समेशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। तो बेटा एसएन क्या होगा, नाउ व्हाट इज द एसएन, दिस विल बी 1/2 टाइम्स, 2 डिवाइड में आ गया, 1/2 टाइम्स 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एन टर्म, ठीक है ना, सम ऑफ एन टर्म्स, ओके। और इसी फॉर्मूले में एस एन इज इक्वल टू एक और चीज की गई, अच्छा ये सॉरी 1/2 तो है ही है, एक और चीज यहां पर आ जाएगी ना, ये एन टाइम्स आएगा बेटा, ये वाला टर्म कितनी बार आया, ये एन टाइम्स आया, तो n/2 आएगा, ठीक है। सो अगेन देयर इज n/2 ब्रैकेट में, ए अलग कर रहा हूं तो एक जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बचा, इसे l लिख दें, लास्ट टर्म लिख दें,
तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ओके, n/2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी हमारे पास आंसर में आ जाता है। तो सम ऑफ n टर्म्स मेरे हिसाब से सारे बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर, ऑल क्लियर। अब बेटा देखो यहां पर, अब यहां हम कुछ फॉर्मूला और निकाल लेते हैं एंड देन प्रॉपर्टी पे करें। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, बेटा n नेचुरल नंबर की बात आ रही है ना, ये इसका मतलब ये है कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर n को जब आप जोड़ेंगे तो n टर्म्स है ना, तो n/2 तो यहां आ जाएगा और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 1 + n हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला ये रहा तैयार, n + 1 / 2। अच्छा, ये n स्क्वायर होता है, कैसे होता है, ये क्या है वो भी देख लो। ये कह रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर्स 1 + 3 + 5 + से लेकर ये आएगा 2n - 1 तक, राइट, ये आएगा। तो बेटा यहां पर मैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दूं, हाँ सर कर दो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस 2n - 1 लास्ट टर्म, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कटेगा, दिस विल बी n स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो भाई इवन नेचुरल नंबर में सिंपल डिवाइड बाई 2 वाला पार्ट हट जाएगा, n + 1 आ जाएगा सिंपल, ठीक है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, आपके काम ही आ जाएंगे, डायरेक्टली याद रहेंगे। ओके जी, नाउ वी विल मूव ऑन हाइलाइट्स ऑफ एपी। एपी के कुछ हाइलाइट्स भी करेंगे क्योंकि तभी हम एपी के बारे में पूरा जान पाएंगे, ठीक है। कुछ जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो बीच बीच में यूज हो रही होती हैं, इसलिए इनको सारी जो प्रॉपर्टीज है उन्हें पहले दिमाग में बिठाएंगे एंड देन क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। पहला, एपी, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी जो है वो इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। अगर आप किसी एपी के जो ए मतलब ए प्लस डी ए प्लस 2d जो टर्म्स हैं, अगर आप उनको किसी फिक्स नंबर से इंक्रीज कर दो, सभी में डी 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 ऐड कर दो, सभी में माइनस 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 समथिंग फिक्स एक नंबर माइनस कर दो, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या किसी नंबर से डिवाइड कर दो नॉन जीरो नंबर से, तो जो सीक्वेंस रहता है, जो रिजल्ट आता है, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी बेटा एपी में ही रहता है, ठीक है, वो बदल नहीं जाएगा, वो अगर एपी में पहले से है। अगर मुझे 3 नंबर्स एपी में चूज करने हैं, लेट करने हैं किसी क्वेश्चन के लिए, तो मैं a - d, a और a + d सेलेक्ट करूंगा। अब आप कहेंगे सर a + d a + 2d भी तो कर सकते हैं, हाँ जी भाई बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। लेकिन ये सुविधा के लिए, मतलब आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बस इतना बोला है यार ये 3 लेट कर लो। इनमें क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे दिया होता है 3 टर्म एपी में, उनका समेशन ये है, तो जैसे ही समेशन की बात करेगा तो डी से डी उड़ जाएगा ना यार, है ना। और अगर आप a + d a + 2d लेट करोगे, जोड़ोगे, तो वहां डी वाला पार्ट बच जाएगा, ए भी बच जाएगा, 2 वेरिएबल बच जाएंगे, सॉल्व करना दिक्कत है। अगर मुझे 4 नंबर एपी में सिलेक्ट करने हैं तो a - 3d, a - d, a + d, a + 3d ये लेट करूंगा, ध्यान देना ये लेट करूंगा। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है कि सर देयर इज द डिफरेंस ऑफ 2d, देयर इज आल्सो डिफरेंस ऑफ 2d, दिस इज आल्सो 2d 2d 2d। तो एपी में ही तो है ना, फिक्स है ना डिफरेंस, तो चाहे डी का हो या 2d का हो या 5d का हो, क्या फर्क पड़ता है, सही है। तो सीक्वेंस तो हमारा एपी में, तो ये लेट करें। हाँ, अगर 5 नंबर लेट करने होंगे तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d, इनके बीच में d d d का गैप है, तो ये 5 नंबर आप लेट करेंगे, और 5 नंबर से ज्यादा लेट करवाता भी नहीं है ज्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ठीक है बेटा। ये बहुत है, 4 तक जाएंगे बहुत है, 5 तक बड़ी मुश्किल से ही आपको कुछ देखने को मिलेगा, अदरवाइज वैसे यहाँ लिख भी दिया है कि 6 नंबर भी अगर लेट करने तो आप ये वाले 6 नंबर लेट, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो सकता है बेटा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सम ऑफ द टू टर्म्स ऑफ एन एपी, हाँ, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट, सही बात है। ये कह रहा है कि सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट का जो समेशन है वो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, जो कि अभी हमने एसएन के फॉर्मूले में देखा भी, ठीक है।
तो हमेशा फिक्स रहेगा। ओके भाई, ये हो गया। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स एपी इज एन इवन देन टेक एज 2n। अगर कोई कह रहा है कि एक कोई एपी है, उसके नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो 2n लेट कर लेंगे। और अगर कोई कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, तो मैं 2n प्लस 1 लेट कर लूंगा। 2n प्लस 1 है ना ऑड, देन टेक इट एज 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, दोनों में से हम कोई भी लेट कर सकते। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये हाइलाइट्स क्लियर हो गए होंगे कि भाई किस तरीके से ये एपी के हाइलाइट्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दो कंजुगेटिव नंबर्स का सम Sn में से Sn माइनस 1 घटाऊंगा तो वो Tn बचेगा, सही बात है। 11 नंबर का समेशन लिखा था, तो S11 में से अगर मैंने 10 तक का समेशन माइनस कर दिया तो एक ही तो टर्म बच रहा है लास्ट, T11 ही तो बचेगा, ठीक है। T11 Sn इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ n और Tn इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ n देन सीरीज ऑफ एन ए। मतलब वो ये बोल रहा है कि Sn जो है ना बेटा, वो an स्क्वायर प्लस bn जैसा होता है, ये कह रहा है। और Tn जो है वो an प्लस b जैसा होता है, मतलब लीनियर होता है। एंड Sn का जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट खास बात मैं आपको बता दूं कि ये n का जो कॉफिशिएंट है a, अगर आप डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस देखोगे तो यू विल गेट कॉमन डिफरेंस इज a, आपको डायरेक्टली मिलेगा। यहां से अगर आप Sn के फॉर्मूले से अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे ना, तो वो n स्क्वायर के कॉफिशिएंट का दुगना होता है, तो दैट विल बी द 2a। अगर आपको कभी भी जनरल टर्म इस तरीके का दे दिया जाए तो आप ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि अच्छा भाई ये चीज है, ओके। उसके बाद लास्ट ए बी सी, अगर 3 नंबर एपी में है तो ऑफकोर्स आप क्या करेंगे, सिर्फ बी में से ए को घटा दो, सी में से बी को घटा दो, ये बराबर होना चाहिए। तो बी और बी एक साइड आ जाएंगे तो 2b बराबर a प्लस सी। तो यहां से ये आ जाता है कि जो इन दोनों का अगल बगल का समेशन है उसका एवरेज लेंगे तो वो b के बराबर होगा। तो b इज इक्वल्स टू एवरेज मतलब a प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, तो अभी हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो पढ़ी हैं वो एपी के बारे में पढ़ा कि एपी दिखती कैसी है, उसके बाद उसका जनरल टर्म क्या है, जनरल टर्म में क्या क्या चीजें हैं, और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ एपी क्या है। नाउ वी विल मूव ऑन द क्वेश्चंस ऑफ एपी। फटाफट से क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसे हम आंसर्स निकाल रहे होंगे। अब देखो बेटा, पहला एपी का तो क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, एपी जीपी सीक्वेंस के क्वेश्चन होते हैं, उन्हें बस अच्छे से पहले पढ़ो। और वो जो कह रहा है फॉर्मूले सीधे लगाते जाओ, कुछ नहीं करना। देखो सवाल को, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसने बोल दिया है कि भाई एन टर्म्स का समीशन 153 है, तो बोल दूं कि एस एन 153। लो भाई मैंने लिख दिया कि जो एस एन है वो 153 है। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना दिमाग ही नहीं लगा रहा। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, डी उसने बोल दिया है, डी कितना है 2 है। लो भाई डी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमारे पास D2 आ गया है। इफ द फर्स्ट टर्म इज एन इंटीजर, जो पहला टर्म है वो इंटीजर है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल्स टू, तो n की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बताओ कितनी रही होंगी। पहला ही खतरनाक सवाल है ना, कि भाई ये बताओ कि नंबर n की कितनी ऐसी पॉसिबल वैल्यू रही होंगी। तो भाई हमने क्या किया, हमने यहाँ पर Sn 153 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगाया कि n/2, ब्रैकेट में देखो क्या बन रहा है कि सर ब्रैकेट में बन रहा है a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, d इज 2 इज इक्वल्स टू 153, है ना। Sn ये हमारे पास फॉर्मूला। अब भाई 2 तो उड़ ही जाएगा पूरे में से, यस सर 2 तो उड़ ही जाएगा, a प्लस n माइनस 1 बचेगा इज इक्वल्स टू 153, ये आ गया। तो यहां पे a प्लस n माइनस 1 को अगर अपन देखें तो 153 अपॉन n के बराबर ये चीज आती है। करेक्ट है क्या? कि हाँ सर बिल्कुल इट इज करेक्ट।
अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो बेटा, ए इंटीजर है ना, ए इंटीजर है तो यहां पर भाई ये तो इंटीजर ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहा है ये, तो एन की जगह 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ होने वाला, दिस इज ऑल्सो इंटीजर। तो इसको इंटीजर किसको होना पड़ेगा, 153 को इंटीजर होना पड़ेगा, है ना, 153 अपॉन एन को इंटीजर होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एन की वैल्यू लोगे, एन की वैल्यू यहाँ क्या 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 ले सकते हो, बस इतना सा सोचना है एन की वैल्यू। तो एक काम करते हैं भाई, 153 के फैक्टर क्या क्या होंगे वो देखो कि सर 153 के अगर हम वन फैक्टर कर रहे हैं तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 51, है ना, 3 1 जा 3 एंड 15, सही है। अब इसके बाद और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू 3 से फिर कर दो, तो 3 से कर रहे हो तो 3 1 जा 3 17 आ जाएगा, है ना, 17 लो। तब आपके पास ये हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं बस। अब ये पॉसिबिलिटीज हैं तो एन क्या क्या हो सकता है भाई, कि एन हमारे पास ये हो सकता है, और उसने एन की वैल्यू 2 से बड़ी बोली है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन इज इक्वल्स, तो पॉसिबल वैल्यूज में एन में अगर आप जा रहे हो बेटा तो एन कैन बी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 हो सकता है एन, ठीक है, कि हाँ सर बिल्कुल 3 हो सकता है। उसके बाद n की वैल्यू 9 हो सकती है, ऑफ कोर्स 9 हो सकती है कि 9 से भी डिवाइड करोगे तो इट विल बी डिविजिबल बाय दैट। उसके बाद n कैन बी 51, यस n कैन बी 51, ये भी हो सकता है। उसके बाद अगर आप और चल रहे हो तो n की वैल्यू, अच्छा 17 भी तो हो सकती है, 51 पे बाद में जाएंगे, 17 हो सकती है, 51 हो सकती है एंड 153 हो सकता है, ठीक है, n कैन बी 153। तो उसके बाद अगर n की वैल्यू 153 लेंगे अगर आप, है ना, 153 तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हाँ a आ जाएगा, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस 2 है ना, कॉमन डिफरेंस इज 2। तो मेरे हिसाब से 153 पे तो शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे, ऑल राइट ना, 153 पे हम कैसे पहुंच जाएंगे, अगर आप 153 ले रहे हो तो इट विल बिकम 1, ठीक है, और 1 आ जाएगा एंड a के बारे में क्या बोल रखा है, फर्स्ट टर्म इज एन इंटीजर, ओके इंटीजर है, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा अगर 153 लिया तो दैट विल बी 1, और यहाँ 153 माइनस 1, ठीक है ना, तो 153 माइनस 1 अगर जा रहे हो तो कितना बनेगा 152, तो माइनस का 152, ठीक है, सो इट विल बिकम माइनस का 151, तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है भाई। तो मतलब ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, a तो इंटीजर ही है ना, a तो इंटीजर है, उसने ये बोला था कि n क्या क्या हो सकता है, तो n ये हो सकता है, लो भाई क्लियर है सारे लोगों को, यस एवरीवन क्लियर है के बाद बताइए, इसमें किसी को भी कुछ पूछना हो तो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस इंटीजर बताना था कि ए इंटीजर कब कब हो, एन की वैल्यू 2 से बड़ी होगी इसलिए एन बराबर 1 यहाँ कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये पॉसिबिलिटी हम ले सकते हैं, तब ए हमारा इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर तो बोला नहीं है उसने, तो हम इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही सुंदर सा, अगेन फिर से, गिवन ऑल द टर्म ऑफ एन एपी आर पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एपी की, थर्ड टर्म इज 8, मतलब A3 मतलब T3 बोल देते हैं, T3 कितना है बेटा 8 दे रखा है, तो ये आ जाएगा A प्लस 2D, है ना, इज इक्वल्स टू 8, दिस इज थर्ड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ओके S15 बोल रहा है, सम ऑफ 15 टर्म्स, फर्स्ट 15 टर्म्स इज बिटवीन 191 से लेकर 196 के बीच में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फाइंड आउट करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या रहा होगा। लो भाई फिर से एक और बढ़िया सा सुंदर सवाल, है ना, आप लोगों के लिए यहाँ कुछ सुंदर सुंदर सवाल लाए गए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है और स्ट्रांग हो सके। तो बेटा ये एक चीज इसने दे दी थी, दूसरी ये दे रखी है, तो मैं यहाँ पे ना दिमाग लगाऊं, S15 क्या होगा, तीसरी ये होगा 15/2 एंड दैट विल बी 2A प्लस 15 माइनस 1 14D, है ना, एंड दिस विल बी बिटवीन 191 से लेकर 196, ऑल राइट, कि हाँ सर बिल्कुल ऑल राइट है, सब कुछ राइट ही राइट है।
अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूं, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, एंड आप 15 से इसको डिवाइड कर सकते हो दोनों तरफ, है ना। तो 191 डिवाइड बाई 15 यहां लगा दिया मैंने, 2 से यहां लगा दिया, तो a प्लस 7d आ, a प्लस 7d 196 डिवाइड बाई 15, ठीक है जी। 15 15 15 से हमने डिवाइड कर, अब मेरे पास ये वाली चीज आ रही है, क्यों ना मैं a की वैल्यू जो है 8 माइनस 2d लिख दूं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। गिवन ऑल द टर्म ऑफ एन एपी आर एन इंटीजर, है ना, ऑल द टर्म्स पॉजिटिव इंटीजर है सारे के सारे, और पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर रहे हैं। 15 टर्म्स का समेशन इसके बीच में हमने लिख दिया है, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ डाल देंगे भाई लोग, 191 डिवाइड बाई 15 से लेकर यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 2d प्लस 7d, एंड दिस इज बिटवीन 196 डिवाइड बाई 15, ठीक है। ओके 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 ओके, अब ये क्या बन रहा है अपने पास, देखो ये बन रहा है अपने पास 7 माइनस 2, 5d हो गया ना, 5d हो गया, यहाँ 191 माइनस 15 8 120 डिवाइड बाई 15, डिवाइड बाई 15, यहाँ पर कितना बन रहा है बेटा कि सर यहाँ पर भी 196 माइनस 120 आ जाएगा एंड डिवाइड बाई 15 आ जाएगा। ऑल राइट, तो आगे क्या बना जरा बताइए आप लोग, 191 में से 120 घटा रहे हो आप, तो बेसिकली 90 में से 20 घटा दो, 69 बच जाएगा ना, देयर विल बी द 69 डिवाइड बाई 50, ये बचा हमारे पास, एंड देयर इज 5d, ठीक है ना, ये हमारे पास 5d हो गया। और अगला टर्म क्या बच रहा है, तो भाई 96 में से 20 घटाओगे तो इट विल बी लाइक 76, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है, 71 बचेगा ना, देयर विल बी 71 डिवाइड बाई 15, एंड यहां पर अगला 96 76 डिवाइड बाई 50, ठीक है बेटा, ये लो। अब यहां पे 5 से और डिवाइड कर दो, 71 डिवाइड बाई 75, ठीक है, 5d डी 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 बचा, और यहां पर भी 76 डिवाइड बाई 75, ठीक है बेटा, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस विल बी द 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो डी डी ओनली कैन बी 1, डी की वैल्यू ओनली कैन बी 1, अगर इसको चीजों को मैनेज होना है तो डी को 1 होना पड़ेगा, है ना, अदरवाइज तो मैच करेंगी नहीं चीजें, और डी अगर 1 हो गया तो ए कितना, इसे डी अगर 1 हो गया तो 8 माइनस 2 बराबर 6, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आएगा, फर्स्ट 20 टर्म्स कॉमन डिफरेंस 1 है भाई, तो ये तो 6 6 6 6 6 आता चला जाएगा, है ना, कितनी बार आ जाएगा आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 20 टर्म्स है इंटू 6, 120 आ जाएगा। बताइए, सम ऑफ S20 ना, S20, डी की वैल्यू तो 1 बोल दी, डी की वैल्यू 1 बोल दी, 6 है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 6 है कॉमन, अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 6 6 क्यों आएगा, हमारे पास कांस्टेंट थोड़ी है, डी जीरो थोड़ी आया है, तो बेटा मेरे पास S20 कैसे निकालूंगा मैं, S20 विल बी 20/2, ठीक है, फर्स्ट 20 टर्म्स 20/2, फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म विल बी 6, तो दैट विल बी 12 प्लस 19 इंटू डी, डी की वैल्यू 1, अलग आएगा भाई, अलग आएगा, 20/2 दैट विल बी द 10, दिस इज इक्वल टू 10, यहां पर आ गया 12 प्लस 19, सो इट विल बी 12 20 32 31 हो जाएगा, है ना, 31 हो जाएगा, तो 10 इंटू 31, सो नाउ इट विल 310। हाँ जी भाई बताइए, क्लियर है क्या बात, हाँ जी बच्चों क्लियर है, अरे थम्स अप वगैरह कुछ तो कर दो। ऑल राइट, चलिए, तो ये एक और शानदार सा क्वेश्चन था हमारा, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड था, ठीक है, और चलते हैं और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, करें आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें।
ओके, चलो भाई एक तो रिप्लाई आया कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बी आई, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन सीक्वेंस। आई की वैल्यू 1 2 3 4 एन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है B1 B5 B10 B15 B20 B24। ये समेशन दिया हुआ है दैट इज 2 to 5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 1 से 24 bi। ठीक है, मतलब मुझे ये आंसर निकालना है B1 प्लस B2 प्लस B3 से लेकर B24 का आंसर निकालना है। क्लियर है क्या बात? कि हाँ जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, झक्कास तरीके से क्लियर है। गिवन इंफॉर्मेशन पर आते हैं। B1 प्लस B5 प्लस B10 प्लस B15 प्लस B20 प्लस B24 इज इक्वल्स टू 2 to 5। और मेरे दिमाग में एक खुराफात आ गई, खुराफात ये आ गई कि क्यों ना मैं B1 और B24 को जोड़ लूं, है ना। तो B5 और B20, ये 20 और 5 25 इसका भी हो रहा है, और 24 और 1 25 इसका 25 हो रहा है, इसका भी तो 25 हो रहा है भाई। तो क्यों ना मैं 3 टाइम्स B1 प्लस B24 कर दूं, यस और नो? अरे सर ये तो कमाल ही हो गया, बहुत ही इजी हो गया ये तो। हाँ जी बिल्कुल एकदम से आसान हो गया। क्या मैं इसको B1 प्लस B24 को 2 to 5 डिवाइड बाई 3 कर दूं? कि हाँ जी सर बिल्कुल कर दो, 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 B1 प्लस B24। नाउ द क्वेश्चन इज कि आंसर क्या बताना है। B1 प्लस B2 प्लस B3 से लेकर B24 तक का समेशन निकालना है। तो कितने टर्म्स हैं, कितने हैं भाई बताइए? 24 है। 24/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट B1 प्लस B24। नाउ इट विल बिकम 12 into 75 आंसर, 12 into 75। देखो कितना आसान सा सवाल है ये तो, है ना, एकदम बिल्कुल ही खत्म सवाल था, और इतने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एंड इट बिलोंग फ्रॉम जेई मेंस आल्सो। आप देख सकते हो कि मेंस के क्वेश्चंस आपको कितना ज्यादा फायदा देकर जा, वो सीक्वेंस के क्वेश्चन कितना ज्यादा फायदा देकर जा सकते हैं, राइट। तो आप इस चीज पे एकदम फोकस्ड रहें इस चैप्टर का ना, ये चैप्टर नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है नंबर पाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि A1 A2 A3 A4 A5 RNAP दे रखा है उसने। तो यहाँ उसने बोला है कि 1 अपॉन रूट में है, 1 अपॉन फिर रूट में, 1 अपॉन रूट 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 लगा रखा है। हमने भी दिमाग लगाया, हमने कहा कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में रूट दिखता है तो दिमाग में एक ही चीज आती है कि सर रैशनलाइज कर देते हैं। कर दो भाई रैशनलाइज, आप नहीं मान रहे हो तो रैशनलाइज कर दो। और हमने जब रैशनलाइज किया तो फर्स्ट टर्म विल बी रूट A1 माइनस रूट A2 लिखूंगा, और डिवाइड में रूट A² माइनस B² आ जाएगा बेटा। तो A1 माइनस A2 आ जाएगा लास्ट डिनोमिनेटर में ना, रूट हट जाएगा बस। अगले में भी रूट A2 माइनस रूट A3, और नीचे A2 माइनस A3 आएगा। अगले में रूट A3 माइनस रूट A4, और नीचे A3 माइनस A4 आएगा। एंड द लास्ट रूट AN -1 से रूट AN माइनस करूंगा तो नीचे भी AN -1 AN आएगा। एंड बिल्कुल लास्ट, अच्छा ओके यही था लास्ट, ये तो प्रूव करना है ना। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने देखा कि यार ये वाली चीज है ना, ये तो AP में है, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखा है, सो दिस इज -D। ये वैल्यू तो इक्वल्स टू -D होगी। अरे भाई ये क्या है, ओ हो, ये भी -D होगा। ये क्या है, ये भी -D होगा। ये क्या है, ये भी -D होगा साहब। तो जब सबका डिनोमिनेटर ही सेम हो गया तो डिनोमिनेटर तो आप कॉमन उठा लो पूरे को ना, -D अपन ने चुरा लिया, और -1/D आप लेके बैठे हो बाहर पूरे की। जब बाहर लेके बैठे हो तो अंदर आपके पास क्या नजर आ रहा है, नजारा देखें आप, A1 माइनस A2 प्लस रूट A2 माइनस रूट A3 प्लस
रूट ए थ्री माइनस रूट ए फोर प्लस से लेकर रूट ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, लेट अस। बेटा आप ये देख पा रहे हो कि सर ये जो सेकंड है ना इसका, वो अगले के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो सेकंड होगा वो सर अगले के फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, तो बेचारा ए एन बच जाएगा और फर्स्ट में ए वन बच जाएगा। मैंने कहा ओके भाई बचा लो ये जो बच रहा है, तो माइनस का वन अपॉन डी और बच गया है क्या, रूट ए वन माइनस रूट ए एन बच गया है मेरे पास। अगर मैं वापस से इसको रेशनलाइज करके नीचे लाता हूं, अगर मैं वापस से इसको नीचे लाता हूं तो माइनस टाइम्स, ध्यान देना, ऊपर ए वन माइनस ए एन आएगा और नीचे डी तो लिखा ही है, और ये रूट ए वन प्लस रूट ए एन आ जाएगा। क्लियर? ओके सर। बेटा अगर आप फर्स्ट टर्म में से लास्ट टर्म या लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है, एन माइनस वन इंटू डी प्राप्त होगा आपको, कि हाँ सर बिल्कुल। तो यहां पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एन माइनस वन इंटू डी आपको प्राप्त होगा, एंड डी टाइम्स यहाँ पे रूट ए वन प्लस रूट ए एन लिखा हुआ है, डी से डी उठा और हेंस प्रूफ हो गया। लो भाई डी से डी उड़ चुका है, आपस में कट गया है, एंड यू विल गेट दिस एन माइनस वन अपॉन रूट ए वन प्लस रूट ए एन। क्लियर है क्या बात? बताइए साहब क्लियर है क्या यहां तक? ऑलराइट, है ना। एपी के क्वेश्चंस हैं, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाता चल रहा हूं। अब मान लीजिए यहां पर एक और चीज आ गई देखो, जो कि फंक्शन से काफी रिलेट कर जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका मिक्स टाइप में क्वेश्चन। क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आर इन एपी। ये तीनों एक दूसरे के साथ में एपी फॉर्म कर रहे हैं, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बेटा बेसिक में हमने ये दोनों बातें सीखी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो सर ये तो ए बी सी आर इन एपी वाला हो गया, है ना। अगर ये आर इन एपी है, अगर ये आर इन एपी है तो इसका दुगना अगल बगल वाले के समेशन के बराबर होगा। दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि सर ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर रहा होगा। और जब भी ये तीनों एक साथ आते हैं तो हमारा इरादा क्या रहता है कि हम इस x को भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो हमने यहां पर ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर, सिंपल x को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और ये वाला तो है ही है अपने पास। तो ये एक इंटीजर इधर आएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो सिंपल ये बचेगा, और ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचेगा। अब तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया, तो सर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाई 2। अब बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाई 2 अगर हो गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाई 2 मेरा 0 और 1 के बीच में होगा, यस और नो? देखिए भाई इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1, है ना। और अगर ये 0 एंड 1 के बीच में है तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि सर या तो इंटीजर पार्ट जो है ना वो 0 हो जाए, और या फिर इंटीजर पार्ट जो है 1 हो जाए, कि 1/2 वो बीच में ही रहेगा। 2 लेंगे तो 2/2 तो 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो या तो 0 हो जाए या 1, या 0 या 1, लेकिन सम ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की बात की है उसने। अब मैं आ रहा हूं इस चीज पे, तो एक बात बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा कि सर अगर मैं 0 ही रख दूंगा तो इट विल बी 0, इट विल बी 0। और यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होएगा, ये अगर मैं 0 1 रखूंगा तो 1/2, कि सर ये आ जाएगा 1/2। तो इस केस में तो x क्या होगा कि x तो इन दोनों को जोड़ के ही तो आता है, तो वो 0 हो गया। और इस केस में x क्या होगा कि सर इन दोनों को जोड़ के आएगा 3/2 हो जाएगा।
1 प्लस 1/2 3/2, तो ये आंसर हो जाएगा ना, ये आंसर हो जाएगा कि 3/2 कॉमा 1/2 एंड कॉमा 1 विल बी द आंसर। ठीक है, विल बी द आंसर। ठीक है, नहीं नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया। 3/2 ये पहला टर्म, दूसरा इंटीजर वाला आएगा 1, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट 1/2। ठीक है, क्लियर है बात। तीन पॉजिटिव टर्म्स की बात हो रही थी, पॉजिटिव रियल, इसलिए जीरो वाला पार्ट तो आप लेंगे नहीं, तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि हम किस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऑल राइट, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को और मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है, मेंस में भी 2-3 बार आया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी भारी हो जाता है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे करते हैं इसको समझते हैं बेटा। 3, 6, 9, 12 एक एपी है, दैट इज अप टू 78 टर्म्स। तो मैंने क्या किया, इस एपी को थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे 3, 6, 9, 12 कितने का गैप चल रहा है कि सर 3 का गैप चल रहा है। तो अगला विल बी 15, अगला 18, अगला 21 है ना, अगला 24। ठीक है, कितने का गैप चल रहा था, 3 का चल रहा था। क्या 78th वाला टर्म निकाल सकते हो? तो T78 निकालना है, पहला टर्म तो 3 है, n-1 77 हो जाएगा इंटू डी, डी की वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। एंड नाउ इट विल बिकम 8 3 24, 2 आ जाएगा, 7 3 21 22 23, 234 234, ये लो भाई। ठीक है ना, 78th वाला टर्म हमने कुछ ऐसे निकाल दिया। अब चलते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये क्या कह रहा है, अगला सीक्वेंस भी लिख देते हैं यहाँ पर। दोनों सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अगला सीक्वेंस है कि सर 5 है, 9 है, मतलब 4 का गैप चल रहा है, 13 17 21 आ जाएगा 4, फिर 25 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, ऐसे 4 का गैप चल रहा है। और 59th टर्म, 59 टर्म, तो T59 क्या आएगा इसमें कि सर 5 प्लस 58 इंटू डी, एंड नाउ डी इज 4। ठीक है, n-1 इंटू, तो मैं यहां पर अगर देख रहा हूं कि 5 प्लस कितना बना, 8 चौके 32, 3 4 5 20 3 23, ये लो 232 एंड 237, 237, नाउ इट इज 237। क्लियर है बात, ये लो, ये हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए। अब दोनों टर्म में बेटा जो कॉमन सीरीज होगी, ध्यान से देखना, कॉमन सीरीज जो आएगी, कॉमन टर्म्स की जो सीरीज है उसे देखो। पहला कॉमन टर्म क्या दिख रहा है कि सर पहला कॉमन टर्म दोनों में से मुझे ये नजर आ रहा है, यस और नो। देखें भाई, कॉमन टर्म सभी को ये नजर आ रहा है ना, वेरी सिंपल, दिख रहा है वो तो सामने कि हाँ सर पहला टर्म 9 है। अगला टर्म क्या नजर आ रहा है कि सर अगला टर्म ना मेरे को 21 नजर आ रहा है, अगला टर्म मुझे 21 नजर आ रहा है। ठीक है, तो यार कॉमन डिफरेंस तो यही समझ में आ गया, 21 में से 9 घटा दो फटाफट से, है ना, 21 में से 9 घटा दो तो तुम्हारे पास 12 आ जाएगा, 12 है ना। और इसका डिफरेंस D1 क्या है, D1 इज 3, इसका डिफरेंस D2 क्या है बेटा 4, तो एलसीएम ऑफ D1 कॉमा D2 क्या होगा, 3,4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो जब भी आप कॉमन टर्म्स निकालोगे तो बस आपको पहला टर्म ढूंढना है, पहला टर्म पता कर लो, और पहला टर्म मिल गया, उसके बाद कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आप है ना D1 D2 का एलसीएम ले लो, दैट विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ जाएगा, तो अगला टर्म कितना बनेगा, 33 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये सीरीज कुछ इस तरीके की हो जाएगी। लेकिन अब इसमें टर्म्स कितने होंगे, देखो फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, दोनों में स्टार्टिंग के टर्म्स देखते हुए पहला टर्म कॉमन ढूंढ लेंगे आप। डी कैसे पता चलेगा, D1 D2 का एलसीएम डी होगा। लास्ट टर्म कैसे पता चलेगा कि सर जो भी लास्ट टर्म है इन दोनों में से छोटा कौन सा, ये, तो जो भी मेरा इस सीरीज का लास्ट टर्म है दैट इज लास्ट टर्म Tn, तो मैं ये कहूंगा कि Tn
छोटा होगा या बराबर होगा किसके? 234 के। यस और नो? देख लो, इन दोनों में से जो नंबर छोटा है, इन दोनों में से जो नंबर छोटा है उससे बड़ा थोड़ी हो सकता है कॉमन, है ना? क्योंकि कॉमन टर्म ले रहे हो जो इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो बेटा टीएन क्या आया? टीएन आया 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी इज 12, दैट इज 234। 234 यहाँ पे 9 माइनस कर दो, या फिर एक काम करते हैं 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12n माइनस 12 प्लस 9, 9 10 11 12, माइनस का 3 आ जाएगा। लेस देन 234, तो 12n इज लेस देन 3 को इधर ले आओ 237। ठीक है, 12 से डिवाइड कर दो, n इज लेस देन 237 डिवाइड बाई 12। ये वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आ रही है वो निकालना है आपको। ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यू विल फाइंड अप्रॉक्स वैल्यू। तो 12 दूनी 24, 24 तो नहीं हो रहा, ये वन टाइम पे ही जा रहा है। 12 वन जा 12, और हम अगर मैं इसमें से 12 घटा रहा हूं तो मेरे पास आई थिंक 11 रिमाइंडर बच रहा है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 12 इंटू 10, 12 निम्न 100, 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 19 टाइम्स चला जाएगा। पॉइंट समथिंग, है ना? पॉइंट समथिंग, अब कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट समथिंग लेंगे अपन, क्योंकि 8 है, 8 के बाद 7, 9, 9 आ जाएगा ना, तो रिमाइंडर 9 आ जाएगा। तो 12 पे 60, 12 1284, ऐसा कुछ आ रहा है 19.7 समथिंग ना। तो बेटा अगर n की वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग आ रही है तो n इज इक्वल टू कितना हो गया कि सर 19 ही होगा फिर तो, है ना? n इक्वल टू 19 आ जाएगा। 19 टर्म इस सीक्वेंस में मिलेंगे जो कि इन दोनों का कॉमन वाला सीक्वेंस है। ठीक है, 19 टर्म्स कॉमन आ जाएंगे। क्या मेरी बात सारे बच्चों को क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को कि ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। जेईई एडवांस ने पता है आपको तीन तीन सीरीज में पूछ लिया इसको, 3 सीरीज दे दी, D1 D2 D3 आ गए। तो वहां पर भी क्या करना था? D1 D2 D3 का एलसीएम विल बी द कॉमन डिफरेंस, और पहला टर्म ढूंढ लो, है ना? पहला टर्म ढूंढ लो सीक्वेंस में से कौन सा बन रहा है ना? और तीनों में से जो छोटा है उससे छोटा हमारा Tn कर दो, तो n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आप। ठीक है, तो ये आ गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अर्थमेटिक मीन, कि भाई अर्थमेटिक मीन क्या होता है। नाउ व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? तो बेटा अर्थमेटिक मीन हम इसे बोलते हैं कि ए और बी दो नंबर हैं, इसके बीच में एक ए नंबर क्या डालें जिससे कि ये तीनों किस में हो जाएं? ए पी में हो जाएं। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब बेसिकली एवरेज है, जो दो नंबर गिवन है, ठीक है, ए और बी, उनका मीन। तो यहां से हम सबको पता है कि 2a बराबर a प्लस बी होगा, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा? a प्लस बी अपॉन 2। दिस इज अर्थमेटिक मीन, दिस इज कॉल्ड ए। अर्थमेटिक मीन ए को बोल रहे हैं, ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मीन का गेम समझ गए आप कि अर्थमेटिक मीन क्या है? कि एक ऐसा नंबर जिसको दो नंबर के बीच में रखने पर वो एपी में बन जाए। ठीक है, तो आप सर कि एक नंबर के बाद और भी तो नंबर रख सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल भाई, ज्यादा भी नंबर रख सकते हो आप, एन एम्स भी रख सकते हो। तो एन एम्स दो नंबर के बीच में रखेंगे तो क्या आएगा? पहला टर्म ए है, मैंने A1 A2 A3 से लेकर AN एंड B, ए बी के बीच में n मीन इंसर्ट कर दी है, n नंबर इंसर्ट करे हैं, और मैं चाह रहा हूं कि ये पूरा सीक्वेंस किस में हो जाए? ये सीक्वेंस मेरा ए पी में हो जाए। नाउ व्हाट विल बी द A1 एंड A2 A3? ठीक है, ए पता होगा, इसमें बी पता होगा, और ये एन पता होगा। हमें सिर्फ ये तीन चीजें पता होंगी, और ये पता होगा कि ये जो सीक्वेंस है वो किसमें है? एपी में। अब भाई यहां देखो, ध्यान से देखना, टोटल टर्म्स कितने? कि सर टोटल टर्म्स जो है ना, दैट विल बी n प्लस 2, क्योंकि n तो तुमने AMC इंसर्ट किए हैं और a और b को भी मिला लो, तो भैया टोटल टर्म्स तो हमारे यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं, है ना? n प्लस 2 बन रहे हैं, हमने कर दिया। तो जो लास्ट टर्म है b, वो क्या होगा? वो कौन से नंबर का टर्म होगा? n प्लस 2 वाला टर्म होगा ना। तो फर्स्ट टर्म प्लस
n प्लस टू माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि b माइनस ए बराबर n प्लस वन इंटू डी। तो नाउ we will get common difference and that will be b minus a upon n plus 1 होता है। This is the formula for finding common difference। अर्थमेटिक मीन, n मीन्स अगर इंसर्ट किए गए हैं a और b के बीच में, तो जो फॉर्मूला होगा हमारा फॉर फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस दैट विल बी b माइनस ए अपॉन n प्लस। ठीक है कि हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है बात। अब जब ये d आ गया तो a1 क्या होगा कि सर ये तो a प्लस डी होगा, d हमें पता है। a2 क्या होगा कि सर ये a प्लस टू डी होगा, है ना। a3 क्या होगा, a प्लस थ्री डी होगा। अरे an क्या होगा, a प्लस एन डी होगा। लो भाई खत्म बात। तो a1 a2 a3 a4 an निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा, ये सब निकाल लेंगे इनको तो सही है। हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि सम ऑफ एन a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर an को अगर आप जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है सर, a प्लस डी है ये तो, दूसरा a प्लस टू डी, तीसरा a प्लस थ्री डी, और n वाला a प्लस एन डी। तो बेटा ए कितनी बार आ गया, n टाइम्स आया, n ए आया। और d कॉमन ले रहा हूं तो वो तो 1 प्लस टू प्लस थ्री से लेकर n तक आएगा, इनटू कॉमन डिफरेंस d, इनटू कॉमन डिफरेंस d। तो यहां से क्या आ चुका है आपके पास, n a प्लस ये बनेगा n प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू डी। ठीक है, ये चीज हमारे पास यहां पर आ गई है। तो भाई अगर मैं दोनों में से n कॉमन ले लूं, दोनों में से मैं n कॉमन ले लूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास n टाइम्स, सही है देखो जरा, डी 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 हमारे पास 1 प्लस टू प्लस थ्री प्लस है ना n तक था, तो n प्लस वन डिवाइड बाई टू आ गया इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आ गया। अच्छा d की भी वैल्यू हम b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन यहाँ पे ना ये रखेंगे। तो हमने क्या किया, d की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू डाल दो, और n कॉमन ले लो। तो n कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म प्लस ये n प्लस वन डिवाइड बाई टू बचा इंटू डी बचा, एंड डी की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन ही। तो बेटा n प्लस वन से n प्लस वन तो कट गया, हाँ सर बिल्कुल कट चुका है। तो n टाइम्स ये क्या आएगा, टू ए माइनस ए, तो a प्लस बी डिवाइड बाई टू बच जाएगा। तो ये तो n टाइम्स am आ गया, सिंगल am आ गया, देखो n टाइम्स सिंगल am आ गया। तो जो अभी हमने दो नंबर के बीच में एक सिंगल am, एक सिंगल नंबर इंसर्ट किया था, वहां पर वो जो am आया था वही n टाइम्स आ जाता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ an। ठीक है, जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो। ऑल राइट, क्लियर है बात। यस, तो अभी इसी बात पर एक हो जाए सवाल। सवाल बहुत जरूरी है भाई, मैथमेटिक्स अगर सवाल नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा कि जो पढ़ा है उसे अप्लाई कैसे करना है ना। क्योंकि ये सबसे ज्यादा यही वाली बात बीच में आ जाती है कि सर हम पढ़ते तो बहुत है, नंबर नहीं आते। तो नंबर तो इनको करने से आएंगे। पी अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 41, मतलब A1 A2 A3 से लेकर AP एंड 41 ये लिखा है। ठीक है, तो भाई अगर A1 A2 A3 AP लिखा है 41 लिखा है, तो अब एक काम करते हैं, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, बिना सोचे समझे फटाफट से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। कॉमन डिफरेंस निकाला हमने, क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस, लेट्स सी। 41 माइनस फाइव है ना, b माइनस ए अपॉन n प्लस वन मतलब p प्लस n प्लस वन मतलब p प्लस वन की बात होगी। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 41 में से 5 घटाएंगे तो यू विल गेट 36 है ना, डिवाइडेड बाय p प्लस वन, आपके पास ये आ गया d। अब बात कर रहे हैं यहां पर a3 अपॉन ap माइनस वन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p।
तो बताओ पी की वैल्यू क्या होगी, है ना, पी की वैल्यू क्या होगी। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं कि 5 इंटू ए थ्री बराबर 2 इंटू ए पी माइनस वन होगा बच्चों? क्लियर है बात? यस और नो? ऐसा होना चाहिए ना। मैंने 5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ऑलराइट। अब जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो ए थ्री, तो यू नो दैट व्हाट इज द ए थ्री, कि सर ए थ्री तो आएगा ए प्लस थ्री डी, सिंपल। 2 टाइम्स ए पी माइनस वन क्या होगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये आएगा सर। ए की वैल्यू क्या है, दिस इज फर्स्ट टर्म दैट इज 5, कि सर ए की वैल्यू 5 है, डी क्या है 36 अपॉन पी प्लस। तो अब मैंने यहां पर सॉल्व किया, 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 36 अपॉन पी प्लस, ये आया यहां पर, ठीक है। 36 अपॉन पी प्लस में डी की जगह पर मैंने डाला है, 3d हो गया, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए की वैल्यू अगेन 5 प्लस पी माइनस वन इंटू अगेन 36 अपॉन पी प्लस वन, या ठीक है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर एक एलसीएम ले लिया 5 के साथ में, 5 को अभी बाहर ही रहने दे रहा हूं मैं, एंड यहाँ आ जाएगा 5p प्लस 5 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 18, 9 और 1 10, 108 हो जाए, एंड होल डिवाइड बाई p प्लस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहाँ पर भी हमने यही किया, 5p प्लस 5 किया बच्चों, प्लस आगे 36p माइनस 36 कर दिया, ठीक है, एंड होल डिवाइड बाई p प्लस p प्लस वन से p प्लस वन उड़ गया, ठीक है ना, p प्लस वन से p प्लस वन दोनों तरफ से हमने उड़ा दिया। अब मेरे पास जो बच रहा है उसे देखो, 5 टाइम्स यहाँ पे मेरे पास 5p प्लस 8 5 13, 113 आ जाएगा, 2 इंटू 5p 36, 41p आएगा, है ना, 36 प्लस 5 41p आएगा, एंड 36 में से माइनस करेंगे तो 31 बचेगा, ये बच गया देखो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 25p प्लस 5 से और मल्टीप्लाई करो 5 थी 15, 5 1 6 और 5 5 6 5 आ गया, 41 का 82p आएगा, माइनस 62 आएगा। तो बेटा 25 को उधर ले जाओ, 82 माइनस 25 करो, 82 माइनस 25 अगर आप करते हो 12 5 7 7 2 5, है ना, 57 बचेगा। सो नाउ 57p आ रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, इस राइट हैंड साइड में 565 में आप 62 जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, 5 6 7 बन रहा है, और 6 6 12 की 2, 627 बन रहा है, 627 बन रहा है। तो भाई p की जो भी वैल्यू है 627 डिवाइड बाई 57 कर दो, कर दें आप 57, ये डिवाइड कर दें, यू विल गेट, ठीक है ना, p की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो पूरा प्रोसीजर में वापस से समझा देता हूँ आपको ना, क्या था, हमने 5 और 41 लिया, इसके बीच में p अर्थमेटिक मीन इंसर्ट की, p अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद कॉमन डिफरेंस लिया, जो कि हमने सीखा था b माइनस a अपॉन n प्लस वन, मतलब p प्लस वन, p प्लस वन 41 माइनस 5 एंड दैट विल बी 36 अपॉन p प्लस वन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये चीज तो कहानी क्लियर होगी। अब जो गिवन इंफॉर्मेशन थी a3 अपॉन p प्लस वन, है ना, a3 अपॉन ए पी माइनस वन जो है वो 2/5 है, तो मैंने 5 इधर लाया, 2 इधर लाया, और a3 को a प्लस थ्री डी लिख दिया, लिखना ही था, और d की वैल्यू हमें पता है 36 अपॉन पी प्लस वन पुट कर दी, p माइनस वन को a प्लस पी माइनस वन इंटू डी लिखना था, a की वैल्यू 5 एंड p माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमने ये रख दी, और इसको सॉल्व करके p की वैल्यू निकाल दी, बस यही तो करना था, यही तो करना था हमें, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, ऑल राइट।
अब भाई आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। नेक्स्ट हमने एपी वाला पार्ट देख लिया, नाउ वी विल मूव ऑन जीपी। ठीक है, अब जीपी क्या है इसे भी हम फटाफट से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, जिससे कि कल हम इसके क्वेश्चंस तो कम से कम प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे बेटा एक सीक्वेंस में एपी था, ऐसे ही एक सीक्वेंस आता है दैट इज जीपी। ठीक है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम बोल रहे हैं जीपी। अब पहली चीज इसकी शक्ल देखने में क्या होती है और कब हम जीपी कहते हैं। हम ये बोलेंगे कि यहां पर इफ इफ A2 अपॉन A1 बराबर है A3 अपॉन A2 के, बराबर है A4 अपॉन A3 के, और ये चीज बराबर है AN अपॉन AN माइनस 1, और ये बराबर है किसी कांस्टेंट R। ठीक है ना, ये कांस्टेंट R के, देन हम ये बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 A4 AN आर इन जीपी, आर इन जीपी। अभी देसी भाषा में भी समझ लेंगे इसको कि भाई यहाँ पे A2 अपॉन A1 A3 अपॉन A2 कहने का मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो हर बार बराबर आ रहा है ना। कोई से भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो एंड द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देन द सीक्वेंस विल बी इन जीपी। तो सीक्वेंस जो है जीपी में रहेगा। तो आर को नाम देते हैं कॉमन रेशियो। क्या नाम दे देंगे? कॉमन रेशियो नाम देंगे। जैसा कि हमने वहां पे कॉमन डिफरेंस नाम दिया था, देयर विल बी द कॉमन रेशियो। अब एक बात को और ध्यान से देखो कि यार मतलब रेशियो इक्वल है तो कहने का मतलब अगला टर्म मल्टीप्लाई हुआ होगा आर से, यही हुआ ना। A2 अपॉन A1 बराबर R, मतलब A2 तो A1 इंटू आर रहा, मतलब हर टर्म आगे जो बढ़ रहे हैं उसमें R मल्टीप्लाई हो रहा है। एपी में क्या था? D ऐड हो रहा था। मैं दोनों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने कि वहां का जो प्लस है यहां के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, वहां का प्लस यहां के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। ठीक है, वहां का माइनस यहां का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज को समझेंगे। तो यार जनरल फॉर्म कैसी दिखेगी? एपी की जनरल फॉर्म कैसी दिख रही होगी? शकल देखो वो जीपी की। सर जीपी की जनरल फॉर्म दिख रही होगी, पहला टर्म ए है तो दूसरा ए आर ही आया होगा, तभी तो रेशियो आर आएगा। अच्छा सर फिर तो अगला वाला ए आर स्क्वायर आया होगा, अगला वाला ए आर क्यूब आया होगा, तो ऑटोमेटिकली ए आर की पावर एन माइनस 1 आया होगा। ठीक है जी, ये लो भाई, ये हमारे पास चीजें हो चुकी हैं। देखो वहां पे 2D था, यहाँ आर स्क्वायर तो वहां का जो मल्टीप्लीकेशन था मतलब 2D का मतलब D प्लस डी, और D प्लस डी मैंने कहा प्लस वाला मल्टीप्लाई में कर दो, D इंटू डी मतलब यहाँ D स्क्वायर हो गया। तो वहां का जो D में जो मल्टीप्लीकेशन था वो यहाँ की पावर बन रहा है, वहां का जो सिंपल प्लस में पार्ट था वो यहाँ का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इतना सही अंतर है। तो वहां डिफरेंस मतलब D ऐड होता था या सब्ट्रैक्ट होता था, यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। ठीक है बेटा, ये जीपी की हमारी जनरल फॉर्म है। तो भाई अब इस यहां पर भी एक जनरल टर्म होगा कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देयर इज ऑल्सो अ टीएन। टीएन क्या है? ए आर की पावर एन माइनस 1, दिस इज अ इंपोर्टेंट पार्ट। जैसा कि एपी में था, एपी में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था, देयर इज ए आर की पावर एन माइनस 1। बेटा ए क्या है? ए क्या है बताओ? कि सर ये तो फर्स्ट टर्म है, ये क्या है? फर्स्ट। आर क्या है? कि सर ये कॉमन रेशियो है। नाउ एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। और टीएन क्या है? nth टर्म। कौन से नंबर का टर्म है? nth टर्म। ये लो, देयर इज ऑल्सो अगेन देयर आर 4 वेरिएबल्स लाइक nth टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड n। ठीक है, ये 4 चीजें यहां पर हैं, इन चारों में से कोई 3 दी होंगी, एक गायब होगी।
या फिर दो दे रखी होंगी लेकिन दो अलग अलग दो इक्वेशंस में दे रखी होंगी, तो आपको जो बाकी जो दो बच जाएंगे वो उनके लिए दो इक्वेशंस आ जाएंगी, आपस इक्वेशन में सॉल्व करके हम वो वैल्यूज को निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाली चीज हमारे पास यहाँ पर हो गई है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग कि जीपी और दिखने में कैसी होगी, है ना। अच्छा, आगे एक इंपॉर्टेंट चीज ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नो टर्म ऑफ जीपी कैन बी जीरो, है ना, जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई जीरो हो गया ना बीच में, तो आगे तो वो जीरो 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 कर जाएगा पूरा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लाइक जीपी जैसे 2 लिया मैंने, अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 6 हो गया, तो फिर 18, है ना, 18 3 54, ऐसे ना ऐसे जाएगा सीक्वेंस। मान लो हमने यहाँ पर लिया 1 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, है ना, 1/2 की पावर 4 है। दिस इज ऑल्सो इन जीपी, राइट। और आगे चलते हैं, मान लो मैंने 5 लिया, 5/3, 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा। ठीक है जी, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हो गए बेटा, जीपी के हो गए। तो आप ध्यान रखें कि कोई टर्म या तो रेगुलर बेस पे डिवाइड हो रहा है या रेगुलर बेस पे मल्टीप्लाई हो रहा है हर अगले टर्म में, तो वो सीक्वेंस किस में होता है, जीपी में होता है। अब बात करेंगे हम अगले पार्ट की कि स्टैंडर्ड जीपी वगैरह क्या कैसे रहेंगे, सम ऑफ जीपी क्या रहेगा उसे देख लेते हैं। nth टर्म, है ना, nth टर्म हमारा हो गया ए आर की पावर n-1, ऑलरेडी हो गया। अच्छा, एंड से अगर पीछे से अगर आप निकालना चाह रहे हो, पीछे से, तो पीछे से निकालना चाह रहे हो तो ये एल अपॉन आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना ये चीज। लास्ट टर्म में से भाई फर्स्ट टर्म को आप लास्ट टर्म एज्यूम करोगे, अब आर जो है वो 1/r हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, तो 1/r की पावर n-1 आ जाएगा। दिस विल बी द nth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स की और बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। सम ऑफ एन टर्म्स हमारा क्या होगा, तो बेटा एस एन जो है, एस एन इसे आप देख लें एक बार, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस से लेकर ए आर की पावर n-1 तक अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, आर एस एन कर दो, आर वापस से सी में मल्टीप्लाई कर दो आर से, आर इज द कॉमन रेशियो, तो ये सीक्वेंस शिफ्ट होके आ जाएगा। ए आर स्क्वायर है ना, ये ए आर आएगा, ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ये वाला ए आर क्यूब आएगा और लास्ट में ए आर की पावर एन आएगा, ये वाला टर्म। सारे टर्म्स है ना एक एक कदम खिसक जाएंगे बेटा। ठीक है सर, खिसक गए, तो फिर इन दोनों को ना घटा देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा सर, एस एन तो कॉमन लिया तो 1-r मिला मुझे राइट हैंड साइड में। सर ए को तो ए ही रहने दो ना, इस ए को तो ए ही रहने दो। अब ये ए आर से ए आर तो कट जाएगा, ओहो, ये भी कट जाएगा, कट गया भाई सब कुछ यहां तक, ये भी माइनस है, तो यहां तक भी ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या कि सर माइनस का ए आर की पावर एन बचेगा। देखो कितना सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया। और एस एन इज इक्वल्स टू, अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो 1-r की पावर n डिवाइडेड बाय 1-r, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जीपी का सम ऑफ n टर्म्स हो गया। अब यहाँ पे दो कैटेगरी बना दी कि r जो है लेस देन 1 हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो मॉड r इज लेस देन 1, r 0 तो होगा नहीं ना, और r नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट ये है बेटा कि अगर मैं इसी में r को 1 से बड़ा कर दूं तो क्या आएगा, तो कुछ नहीं बेटा, इस कंफ्यूजन में जाना नहीं, इसको बस पलट के लिख दो, तो वो तो माइनस से माइनस कट ही जाएगा, इसको तो लिख ही सकते हैं आप, है ना, r-1, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मॉड r इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, दैट इज एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी कि सर इनफाइनाइट टर्म्स तभी डिफाइन होते हैं जब आगे जो सीक्वेंस है वो छोटी होती जा रही हो, आर 1 से क्या हो, छोटा हो। तो यहां पर अगर एक बात हो, तो आर अगर 1 से छोटा है, एन को इनफाइनाइट डाल दोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा सर, ये तो 0 हो जाएगा। एन इनफाइनाइट हो गया, आर 1 से छोटा है, तो 1 से छोटी की पावर इनफाइनाइट तो 0 हो जाती है लगभग।
तो ये पॉइंट जैसे ही 0 होगा तो a अपॉन 1 माइनस आर आएगा। क्या आएगा? a अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन मॉड आर लेस देन 1 होगा, आर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई? ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। तो ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी हो गया। क्लियर है भाई? चलो बेटा, यहां तक ही आज हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस एंड प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मे बी अब आप लोगों की नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है जी? ओके, टाटा बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास। बाय बाय।